हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है दो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो हमारे ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट के अंदर आते हैं। एक जो है आपका B2C प्लेयर है और दूसरा जो स्टॉक है जो कि मुझे करंटली अंडर वैल्यूड लग रहा है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से, वो जो है B2B प्लेयर है। एक स्टॉक अगर आप देखोगे, जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है PN गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। और जो दूसरा स्टॉक है वो एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है। तो उनके बारे में भी हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्कोप कैसा है दोनों बिजनेसेस का उसके बारे में बात करेंगे, और क्या चीज़ें चल रही है बिजनेसेस के अंदर, कैसे आए इनके Q3 FY25 के नंबर्स, और आगे जाकर दोनों कंपनीज का क्या आउटलुक रहता है, पूरा एक वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं PNG गाडगिल ज्वेलर से। अगर हम PNG की बात करें तो PN गाडगिल क्या करता है? PNG जो है आपका बेसिकली एक ज्वेलरी रिटेलर है। अब ज्वेलरी रिटेलर तो इसकी पीयर कंपनीज या इसके कॉम्पिटिटर कंपनीज कौन सी हो गई? अगर आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स, आपका टाइटन, आपका PC ज्वेलर्स, थंगामाइल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, ये सारी जो कंपनी है ये इसकी कॉम्पिटिटर्स हो गई। अगर आप प्राइवेट स्पेस के अंदर देखोगे तो मलाबार गोल्ड या फिर दूसरे हमारे लोकल ज्वेलरी शॉप्स हो गए, ये सारे भी जो है इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हो जाते। बट ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर देखोगे तो ये कुछ जो है कंपनी के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पीयर्स है, जहाँ अच्छा खासा कॉम्पिटिशन हमें देखने मिल रहा है। अब मैं PNG ज्वेलर्स को जो है नंबर 2 पोजीशन पे क्यों रखूंगा ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर? क्योंकि अगर आप देखोगे तो PNG गाडगिल के अंदर जितनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है वो एज़ कम्पेयर टू, अगर आप बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो अच्छी खासी डिसेंट लेवल पे हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन अगर आप कल्याण से बात करोगे तो कल्याण से छोटा बेस होने के बाद भी PNG गाडगिल जो है कल्याण को ग्रोथ के अंदर जो है आउटपेस नहीं कर रहा है। ये मुझे एक चीज़ जो है एक नेगेटिव लगा कंपनी के बारे में। बाकी कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल जो है ये ज्वेलरी रिटेल करते हैं। अब ज्वेलरी रिटेल करने के लिए इनके जो है 2 स्टोर फॉर्मेट्स है। अगर आप देखोगे तो पहला स्टोर फॉर्मेट जिसके ऊपर ये करंटली सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं और करंटली जहाँ इनके मैक्सिमम स्टोर है वो है कोको फॉर्मेट, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब आपका जो भी स्टोर होता है वो कंपनी ही ओन करती है, और स्टोर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय वाला काम हो गया, एम्प्लॉय हायर करना, या फिर आपका स्टोर के अंदर का जो भी अरेंजमेंट वगैरह हो जाता है, या फिर आपका इन्वेंट्री सोर्स करना हो जाता है, तो ये सारे काम जो है ये कंपनी कोको, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड के अंदर कंपनी ही मैनेज करती है। बट अगर आप फोको मॉडल के अंदर देखोगे, फोको मॉडल के अंदर आपका फ़ायदा क्या होता है कि फोको मॉडल के अंदर आप जब आपकी कंपनी ऑपरेट करती है तो आप बहुत फास्ट पेस पे आपके नंबर ऑफ स्टोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को ट्रैक करते हो या आपको कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में आइडिया है, तो कल्याण ज्वेलर्स इतना ज़्यादा फास्ट एक्सपांशन अपने फोको मॉडल के वजह से ही कर पाया। इसलिए अगर आप देखोगे तो कल्याण जो है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर जो है वो अपने ओपन करते जा रहा है। कल्याण का स्टोर्स अगर आप देखोगे तो रिटेल प्रेजेंस भी इन स्टोर का जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि कल्याण हमारा जो है फोको मॉडल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। अब फोको मॉडल के अंदर क्या होता है, ये स्टोर्स वगैरह जो भी होते हैं ये फ्रेंचाइजी ओन करती है, और जो भी स्टोर्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़ को लाना, इन्वेंट्री वगैरह, जो हमने पहले बात की, वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनी हैंडल करती है। बस आपका जितना भी पूरा फ्रेंचाइजी वाला एक्सपेंस होता है, स्टोर का एक्सपेंस होता है, वो सारा जो है आपका फ्रेंचाइजी वगैरह देखते हैं, और फ्रेंचाइजी लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स से। वो बात करते हैं कि यार हमें आपका स्टोर जो है एज अ फ्रेंचाइजी चलाने के लिए चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आफ्टर सम चेक्स। तो इस तरीके से जो है फोको मॉडल काम करता है आपके PN गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के लिए भी। फिर उसके बाद अगर आप PNG ज्वेलर्स का देखोगे तो इनके टोटल ओवर 192 ईयर्स के ऊपर का जो है प्रेजेंस है। अभी अगर आप करंटली देखोगे तो इनके 48 नंबर ऑफ स्टोर्स है, जहाँ इनकी अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखोगे तो ओवर 1800 इनके पास एम्प्लॉयज़ है, और इनके ओवर 12 सब ब्रांड्स है। अगर आप स्टडेड रेशियो देखोगे, अब स्टडेड रेशियो जो है या स्टड रेशियो आप अगर बोलोगे, तो किसी भी ज्वेलरी रिटेल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब स्टड रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं जो है एक गोल्ड ज्वेलरी सेल कर रहा हूँ। अब वो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर सिर्फ वो ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड ही नहीं होता है, गोल्ड के अलावा भी उस ज्वेलरी के अंदर बाकी स्टोन्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि डायमंड्स हो गया, रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, या बाकी कुछ प्रीशियस स्टोन हो गए। अगर आप देखोगे तो अगर आप कभी भी कोई भी गोल्ड ज्वेलरी के लिए प्रीशियस स्टोन्स वगैरह उसके ऊपर ऐड करते हो तो आपके जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो ज्वेलरी की जो ऑर्डर वैल्यू होती है या जो मार्केट वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ साथ आपके ज्वेलरी के अंदर जितना ज़्यादा स्टड रेशियो आपका होता है उतना ज़्यादा आपके मार्जिन्स भी जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके पैट के ऊपर भी जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिलता है। अगर मैं इसके पीयर्स की बात करूँ तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं टाइटन की बात करूँ, तो टाइटन से अगर आप कंपेयर करोगे तो PNG गाडगिल का स्टड रेशियो जो है उतने उस तरीके का नहीं है,
क्योंकि कल्याण का स्टड रेशियो आई थिंक 30% के आसपास है और टाइटन का भी वही 25-30% के आसपास स्टड रेशियो है। तो इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन गाडगिल के केस में अगर आप देखोगे तो स्टड रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। पहले तो 5% के आसपास था, वो भी मैनेजमेंट अभी 7.4 के आसपास लेकर आया। अब आगे का क्या आउटलुक रहता है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये इनका जो स्टड रेशियो है वो आगे जाकर 10 to 11% के पास लेके जाएंगे, 12 to 15% तक भी ये लोग जो है लेके जा सकते हैं। अब ये जितना ज़्यादा अपना स्टड रेशियो इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो बेटर होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ये स्टड रेशियो की वजह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी। अगर आप ऑब्वियसली इसका स्टड रेशियो जो है बाकी बड़े प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी जो है अभी छोटा प्लेयर है अगर आप देखोगे तो। अगर आप सेनको के केस में भी देखोगे तो सेनको का भी जो स्टड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सेनको भी जो है अपना डेवलप करते जा रहा है, स्टड रेशियो इंक्रीज़ करते जा रहा है। सेनको ने तो एक्चुअली अगर आप Q3 के अंदर देखोगे तो एकदम डिज़ास्टर ही कर दिया अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में देखोगे सेनको को तो। फिर इसके साथ साथ एक और मेट्रिक जो कि आपको ज्वेलरी कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना चाहिए रिटेल ज्वेलरी कंपनीज़ के अंदर, वो होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाला मेट्रिक। अब किसी भी स्टोर के अंदर आप पिछले साल कितनी सेल कर रहे थे और उस स्टोर से आप इस साल कितनी सेल कर रहे हो, और इन दोनों स्टोर्स के अंदर कितना ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है सेल्स का, इसे जो है हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोलते हैं। कि इस स्टोर से मैंने पिछले साल इतनी सेल्स करी थी और इस साल इतना ग्रोथ देखने मिला है, इस साल मैंने इतनी ज़्यादा परसेंटेज सेल की है। ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको एसएसजी का मतलब समझा सकता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपके रिटेल कंपनी के लिए बेटर होता है। अगर आप देखोगे तो आपकी रिटेल कंपनी है उसके अंदर, मतलब ज्वेलरी कंपनीज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो दो टाइप का ग्रोथ होता है। एक होता है आपका वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा होता है आपका वैल्यू ग्रोथ। अब वैल्यू ग्रोथ कब होता है, जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या आपका एवरेज टिकट साइज जब इंक्रीज हो जाता है तब आपका वैल्यू ग्रोथ आता है। वॉल्यूम ग्रोथ कब आता है, जब अगर आप देखोगे तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपके कस्टमर्स जो है आपके स्टोर्स के अंदर फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है, आपका एसएसजी इंक्रीज होने लगता है, तब आपके कंपनी के अंदर जो है वो वैल्यू ग्रोथ आना वॉल्यूम ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। और वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ग्रोथ मिला के जो है आपकी कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ होती है। गोल्ड कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ के थ्रू ग्रोथ आती है, वॉल्यूम थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। और जब गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है तो वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा आती है और वैल्यू ग्रोथ थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप गोल्ड कंपनीज के अंदर ग्रोथ देखोगे तो मैनेज्ड होती है। फिर उसके बाद अब इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले अगर आप ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट का शेयर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम था, बट अभी 62% के आसपास जा चुका है ऑर्गेनाइज का। आई मीन 38% के आसपास जा चुका है, आई एम सॉरी। आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो है रिड्यूस होते जा रहा है, और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेलर जो है उनके ऊपर ट्रस्ट जो है लोगों का और बिल्डअप होते जा रहा है। इसलिए सारी ज्वेलरी कंपनीज, आपका टाइटन देखो, सेनको देखो, आपका पीएन गाडगिल देखो, सारी कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो बी प्लेयर्स है जो कि इन कंपनीज को केटर करते हैं, पीएनजी गाडगिल, कल्याण वगैरह, जैसे कि स्काई गोल्ड हो गया या आरबीजेड ज्वेलर हो गया, वो भी दोनों कंपनीज जो है एकदम अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। और इनफैक्ट स्काई गोल्ड का कॉन कॉल में पढ़ रहा था, तो स्काई गोल्ड के कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया था कि अभी तो जो ऑर्गेनाइज्ड के ऊपर शिफ्ट होने वाला था अगले 10 सालों के अंदर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ अगले 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा टेलविंड जो है ये सेगमेंट के अंदर हमें देखने मिल रही है करंटली। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम गोल्ड कंजम्पशन है वो इन इलास्टिक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 55 का गोल्ड कंजम्पशन जो है वो वेडिंग वेयर से आता है, डेली वेयर से 35% के आसपास आता है, और फैशन वेयर से जो है वो 10% के आसपास आता है। लेकिन अगर आप फैशन वेयर के अंदर कुछ कंपनीज ट्रैक करते हो तो पीएनजीएस गार्गी, ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो इंटरेस्टिंग नंबर्स ला कर दे रही थी आपके फैशन वाले सेगमेंट के अंदर। ओवर 100% ग्रो कर रही थी कंपनी कुछ क्वार्टर से, बट अभी मैनेजमेंट ने गाइडेंस इनका रिड्यूस कर दिया है, तो ये एक नेगेटिव बात लगी मुझे इस कंपनी के साथ। बट अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट में भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और पीएनजी गार्गिल का भी जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा खासा एक्सपेक्टेशंस रख कर चल रहा है इस सेगमेंट से, इसलिए वो इस सेगमेंट को जो है एक्सपांड करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो पीएनजी लाइफस्टाइल के नाम पे ये खुद अपना ब्रांड नया स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपको फैशन ज्वेलरी वाले सेगमेंट से देखने मिलेगी। और ऑब्वियसली वेडिंग वेयर के अंदर अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन जो है पूरा इलास्टिक है, इन इलास्टिक है बेसिकली। तो अगर आपका वेडिंग अगले साल है और आप ऐसे सोच रहे हो कि यार गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो हम कंजम्पशन रिड्यूस कर देते, तो ये चीज़ जो है वेडिंग के केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए डिमांड सिनेरियो और टेलविंड जो है बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर एचएनआई के नंबर भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, आपका रिटेल इंफ्रा भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, आपका लग्जरी ई कॉमर्स का एक्सपेंशन भी होते जा रहा है, और आपका लग्जरी मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है हमें।
फिर उसके बाद जो है सीधा कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनका आरओई जब ये आईपीओ लेकर आए थे, आरओई के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला था। अब आरओई के अंदर फॉल क्यों देखने मिला था? रीज़न सिंपल था कि आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इक्विटी बेस इंक्रीज़ हो जाता है और आपका आरओई जो है वो फॉल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप गाडगिल के केस में देखोगे तो ये लोग जो है बुलियंस वगैरह भी सेल कर रहे थे, इसलिए इनके मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 3-4% के आसपास तो इनके मार्जिन थे। बट अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो बुलियन से सेल आ रहा था वो इन्होंने रिड्यूस किया है। इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है जो हमें पहले देखने मिल रही थी उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला है, क्योंकि ये लोग जो है अपने मार्जिन्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट मुझे ये पसंद नहीं आया कि यार कंपनी ने अपना मार्जिन्स इंक्रीज़ करने के लिए अपनी सेल्स ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये एक चीज़ जो है मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके ई कॉमर्स वाले सेगमेंट से जो है कुछ 6% के आसपास सेल्स आ रही है करेंटली, और 94% सेल्स जो है वो ऑफलाइन से आ रही है। लेकिन आगे जाकर FY28 तक ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है इनका, वहाँ से कुछ 10% के आसपास सेल्स आ सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप कॉइन्स के अंदर देखोगे और बार्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते। आपके ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि जो कॉइन्स और बार्स वाला सेगमेंट होता है वहाँ पे जो है आप डायरेक्ट गोल्ड खरीद लेते हो। ये डायरेक्ट गोल्ड आप जब खरीदते हो तब आपको मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं लगते, या फिर कुछ इशू हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो स्टडेड मिक्स भी नहीं होता है, तो इसलिए मार्जिन्स यहाँ बहुत कम होते हैं। इसलिए ये वाला सेल जो है कंपनी ने रिड्यूस किया है अगर आप पीएनजी की बात करोगे इस क्वार्टर के अंदर तो। फिर इसके साथ साथ ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और ये कंपनी भी जो है अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग इनके ब्रांड्स हैं। और ये लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल वाला जो ब्रांड है जहाँ ये फैशन ज्वेलरी सेल करने के लिए फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिलेगा, और यहाँ पे अच्छा खासा फोकस रहेगा मैनेजमेंट का। रीज़न बीइंग कि यार आपका जो गोल्ड का प्राइजेस है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो लोगों की जो डिमांड है गोल्ड के लिए हो सकता है कि वो थोड़ी आगे जाकर रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए ये लोग फैशन ज्वेलरी सेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फैशन ज्वेलरी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कैरेट होता है वो कम होता है। अब कैरेट जब रिड्यूस हो जाता है तो गोल्ड के ज्वेलरी के प्राइजेस जो है वो भी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो जस्ट इन केस अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो फैशन ज्वेलरी वाला सेगमेंट जो है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इसी के बारे में सेम चीज़ जो है पीएनजीएस गार्गी के मैनेजमेंट ने बात की है। अगर आप इनकी कॉन कॉल जाकर पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो है हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम नंबर्स देखें तो Q3 FY25 के अंदर कंपनी ने जो है अपनी टॉप लाइन 23.5% से इंक्रीज़ की है। सिर्फ पहले कंपनी अगर आप देखोगे पीएनजी गाडगिल जो है मुझे कल्याण से बेटर प्लेयर लगता था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पीएनजी गाडगिल का जो बेस है वो भी छोटा है, और ये ऑब्वियसली कल्याण से जो है बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर सकता है। क्योंकि अगर आप Q2 FY25 के अंदर इनका सेल्स का नंबर देखोगे तो सिर्फ 47% के आसपास सेल्स का नंबर था। बट अभी अगर आप देखोगे Q3 के अंदर तो सेल्स के नंबर के अंदर हमें फॉल देखने मिला है। लेकिन अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है, जो कि पॉजिटिव बात है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला है इस क्वार्टर के अंदर, जहां इसके रेवेन्यू जो है सिर्फ 23.5% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पैट अगर आप देखोगे तो आपका 50% से इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ साथ कंपनी के जो पैट मार्जिन है उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। तो ये एक चीज़ है। बस अगर आप आपका ग्रोथ इन स्टोर्स देखोगे तो कंपनी जो है अपना कोको नंबर ऑफ स्टोर जो है कोको स्टोर्स वो ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू आपका फोको स्टोर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीएनजी गाडगिल जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अभी पहले जो है महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलर्स थे। अब ये लोग महाराष्ट्र के अलावा भी दूसरे स्टेट्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं। वहाँ कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है कि यार अगर हम दूसरे स्टेट्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो है कोको स्टोर ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ आपका फोको स्टोर्स। क्योंकि अगर ये लोग कोको स्टोर्स रखेंगे तो ऑब्वियसली ये बेटर सर्विसेज केटर कर पाएंगे, इनके क्लाइंट्स को बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसके साथ साथ क्लाइंट का भी जो एक्सपीरियंस है या कस्टमर्स का भी जो एक्सपीरियंस है वो बेटर रहेगा। तो इसलिए ये लोग कोको मॉडल प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आपका फोको मॉडल। जब कोको मॉडल के थ्रू ये अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट बना लेंगे तब आगे जाकर ये लोग जो है फोको मॉडल के ऊपर चीज़ें रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे जो है इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन का अच्छा खासा गाइडेंस दिया था। इन्होंने 9 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं अगर आप देखोगे Q3 FY25 के अंदर, और जो बचे हुए स्टोर्स है वो आपका Q4 FY25 के अंदर जो है ये लोग ओपन कर देंगे। इनका 12 स्टोर्स ओपन करने का कुछ प्लान था। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है गोल्ड मेटल लोन के थ्रू भी जो है हेजिंग करनी स्टार्ट कर दी। अगर आप गोल्ड हेजिंग करते हो तो ऑब्वियसली जब गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, अगर आप कल्याण और टाइटन के केस में देखते हो तो इनके केस में इनका पूरा गोल्ड जो है 100% या 99% हेज्ड होता है। तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर आप गोल्ड हेजिंग के केस में देखोगे तो इनका जितना ज़्यादा हेजिंग इंक्रीज़ होगा
उतना ज़्यादा ऑब्वियसली इनके जो मार्जिन फ्लक्चुएशन होते हैं रिलेटेड टू आपका गोल्ड प्राइस, उसके अंदर जो है हमें फॉल देखने मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम जो है इनके कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर इसके बाद इनके गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है 30% ईयर ऑन ईयर के लेवल का गाइडेंस दिया है, क्योंकि रेवेन्यू के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था इनका कुछ आई थिंक 8,000 करोड़ के आसपास का। तो अभी करंटली अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखोगे तो FY24 के अंदर इनके रेवेन्यूज़ थे 6,000 करोड़ के आसपास का। तो उसके साथ अगर आप 8,000 करोड़ का कैलकुलेट कर लोगे तो हमें जो है 33% का इंक्रीज़ देखने मिलता है इनके रेवेन्यूज़ के अंदर। तो 33% का गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट, जो कि अचीवेबल लगता है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखोगे तो 7,500 जो है ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो भी बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, दैट इज़ आपका 26%। और रिटेल सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो रिटेल इनका जो सेगमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, वो इनके बिजनेस का कुछ 77% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है 42% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हमें देखने मिला। और ई कॉमर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% का ग्रोथ देखने मिला। इसके साथ साथ इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, इसलिए अगर आप देखोगे तो रिटेल सेगमेंट जो है इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी थी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो चुके थे, जिसके वजह से आपके बिजनेस के अंदर अच्छा खासा हमें जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला। इन्होंने 9 स्टोर्स प्लान किए थे नवरात्रि के टाइम पे, जो कि इनका स्टोर काउंट जो है जिसकी वजह से 48 के आसपास जा चुका था। बट फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि हम और नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन करेंगे, 3 स्टोर्स। तो उस हिसाब से इनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 53 के आसपास चले जाएंगे बाय दी आपका FY25 Q4 के टाइम के आसपास। इसके साथ साथ ये लोग स्टडीड रेशियो पे भी इंक्रीज़ करने के लिए फोकस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, यहाँ पे जो है ये अपना ब्रांड कनेक्शन लेवरेज कर रहे हैं और ये सारे स्टेट्स के अंदर जो है एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आप PN गाडगिल को देखोगे तो ये लोग जो है पहले से महाराष्ट्र बेस्ड थे, बट अब ये लोग जो है पूरा पैन इंडिया जाने के मोड पे जो है आ चुके हैं। अब हमें पता है कि यार ज्वेलरी स्पेस के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। अगर मैं गाडगिल ज्वेलर्स की बात करूँ तो वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो डिसेंटली वैल्यूड मुझे ये कंपनी लगती है। अगर आप देखोगे तो अगर आप इसका PE देखोगे तो इसका PE कुछ आ जाता है आपका 33 के आसपास, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के PE की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कल्याण से इसका PE कंपेयर करूँ, जो कि इसका नियरेस्ट पीयर है, तो कल्याण का PE अगर आप देखोगे तो कल्याण का PE कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जो कि 75 पे। तो अगर आप गाडगिल के केस में देखोगे तो हाँ अंडर वैल्यूड है ये, बट कल्याण कंपैरेटिवली थोड़ा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। अब रीज़न बीइंग कल्याण को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है क्योंकि कल्याण के केस में अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स बेटर है। कल्याण का पेस ऑफ ग्रोथ जो है बहुत क्वार्टर से कंसिस्टेंट है। इस क्वार्टर के अंदर भी कल्याण ने जो है 40% से अपनी सेल्स इंक्रीज़ की है। तो मुझे तो ऐसे देखा जाए तो कल्याण जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन गाडगिल जो है करंटली बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर जो कि कल्याण है। बाकी प्लेयर्स अगर मैं करूँ टाइटन वगैरह, तो सेनको तो पूरा ख़राब हो चुका है। सेनको के अंदर अगर आप देखोगे तो पैड ग्रोथ -50% थी, एडजस्टेड पैड ग्रोथ भी। तो सेनको के हेजिंग टीम ने क्या किया है मुझे नहीं पता, सेनको से इंटरेस्ट पूरा निकल जाता है अभी। PNG गाडगिल जो है कल्याण का जो है नियरेस्ट पीयर है। टाइटन 25% के आसपास ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री लीडर है पता है, लेकिन टाइटन में भी ग्रोथ रेट कम है, इसलिए टाइटन के अंदर इतना इंटरेस्ट बनकर नहीं आता है। फिर उसके बाद अगर मैं ज्वेलरी रेस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेटर जो है आपके यही 2 कंपनीज परफॉर्म कर रही है, आपका कल्याण और गाडगिल। अब इसके साथ साथ हम जो है एक और अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है RBZ ज्वेलर्स। अगर आप RBZ ज्वेलर्स को देखोगे तो ये जो है एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है सिर्फ 720 करोड़ रुपीज़। अब RBZ का बिजनेस मॉडल क्या है, अगर आप RBZ को देखोगे तो ये भी जो है एक B2B प्लेयर है, जिस तरीके का प्लेयर जो है आपका स्काई गोल्ड है। मतलब क्या कि स्काई गोल्ड क्या करता है, अगर आप देखोगे तो गोल्ड बाहर से सोर्स करता है, डिज़ाइन करता है। स्काई गोल्ड के जो है खुद के कारीगर्स होते हैं और ये डिज़ाइन कर सोर्स कर जो आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उन्हें जो है ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो ज्वेलरी रिटेलर्स होते हैं जैसे कि हमारा कल्याण हो गया, सेनको हो गया, तनिष्क हो गया, ये सारे जो कंपनीज होती है ये आपका स्काई गोल्ड और RBZ ज्वेलर्स के जो है क्लाइंट्स है। अगर आप मेन बिजनेस देखोगे RBZ ज्वेलर्स का तो ये इनके B2B वाले सेगमेंट से आता है, बट फिर इसके साथ साथ और 2 सेगमेंट जो कि ये बिज़नेस जो है जिस पे काम कर रहा है, अगर आप देखोगे तो वो जो है इनका B2C वाला सेगमेंट है और जॉब वर्क वाला सेगमेंट है। अब जॉब वर्क वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं आ रही थी,
बट अभी सारी कंपनीज Q3 और Q4 के लिए, मतलब आपका H2 FY25 के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी पिछले 2 क्वार्टर से, क्योंकि Q3 और Q4 के अंदर इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम वेडिंग्स होने वाली थी। और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वेडिंग के टाइम का जो कंजम्पशन होता है वो इनइलास्टिक होता है, आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, भले ही गोल्ड के प्राइजेस कितने भी इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है, अगर आप देखोगे तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आरबीजेड ज्वेलर्स और स्काई गोल्ड जैसी कंपनीज भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छा खासा ग्रोथ लेकर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका सेल ऑफ प्रोडक्ट से जो है 98% ऑफ रेवेन्यूज आता है, और सेल ऑफ सर्विसेज से जो है 2% के आसपास का रेवेन्यूज आता है। अब जॉब वर्क के अंदर क्या होता है कि अगर किसी और कंपनी को अगर गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना है, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस की डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है गोल्ड की, तो उनके लिए भी जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह कर कर जो है प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें। तो यार इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आरबीजेड ज्वेलर्स का Q3 FY25 के नंबर्स अगर हम देखें तो Q2 के अंदर कंपनी ने जो है अपनी टॉप लाइन 57% से ग्रो करी थी, और Q3 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी सेल जो है 67% से ग्रो की है। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखोगे तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, जहाँ इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 93% के आसपास है, और EPS के अंदर भी जो है हमें ओवर 100% का जंप देखने मिला है, जो कि पॉजिटिव बात है। अब इसके साथ साथ जो आरबीजेड ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, वो भी मैनेजमेंट अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट जो है आराम से अचीव कर लेगा, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये लोग कुछ 35 करोड़ के आसपास का पैट करेंगे। और अगर आप कैलकुलेट करोगे इनका अभी करेंटली का पैट पिछले 3 क्वार्टर के आसपास, तो 31-32 के आसपास तो ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो 35 करोड़ का जो पैट है वो बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, और गाइडेंस से एक्सीड ही कर देगा मैनेजमेंट। FY25 का जो पैट था उसका इन्होंने 35 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया था, और वो आराम से एक्सीड हो जाएगा। इसके साथ साथ रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने, वो 500 करोड़ के आसपास का दिया था। अब मैनेजमेंट ने क्या किया है, कॉन कॉल के अंदर आकर जो गाइडेंस है रेवेन्यू का वो इन्होंने इंक्रीज़ किया है। गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज करके 500 करोड़ के आसपास का जो गाइडेंस था, वो ये लोग 520 to 535 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि यार वो भी एक्सीड हो जाएगा आराम से, पॉसिबल है। और पैड गाइडेंस तो आराम से एक्सीड हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर कर रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। फिर इसके साथ साथ अगर आप इनका लॉन्ग टर्म विजन देखोगे तो इन्हें जो है 700 to 750 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ करने आपके FY26 के अंदर, और इनका जो पैट का टारगेट इन्होंने दे के रखा है वो है 44 to 45 करोड़ के आसपास का। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करूँ तो मैं ऐसा ज्यूम कर लेता हूँ कि ये कंपनी जो है आपका 37 करोड़ का पैट कर लेंगी। इन्होंने 35 दिया, मैं 37 पकड़ रहा हूँ कंजर्वेटिव एस्टिमेट रख कर भी। तो अभी के मार्केट कैप पे भी अगर आप देखोगे तो इसका फॉरवर्ड पी जो बन रहा है वो 19 के आसपास बन रहा है। अब रीज़न बीइंग कि आरबीजेड ज्वेलर्स जो है उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड, आपका स्काई गोल्ड जो है ओवर 100% ग्रो कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन अगर आप स्काई गोल्ड की वैल्यूएशन देखोगे तो आरबीजेड से मोर देन डबल है। तो इसलिए आरबीजेड के अंदर अगर आप देखोगे तो री रेटिंग का अच्छा खासा चांस हमें देखने मिलता है। मार्केट अभी तक आरबीजेड को जो है री रेट नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा हमें इसके पीई के अंदर री रेटिंग नहीं देखने मिल रही है, क्योंकि स्काई गोल्ड का अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था। अभी भी मैनेजमेंट ने आकर अगर आप स्काई गोल्ड के केस में देखोगे तो गाइडेंस इंक्रीज़ किया है, जो कि और पॉजिटिव बात है। अगर आप स्काई गोल्ड का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट ने अभी ही इनका जो गाइडेंस है पहले जो इन्होंने दिया था वो 7,200 करोड़ के आसपास का कर दिया है। पहले जो गाइडेंस था FY27 का वो 6,300 करोड़ के आसपास का था। तो ये मैनेजमेंट कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है आपका स्काई गोल्ड को जो है ज़्यादा कंपैरेटिवली वैल्यूएशन देता है। लेकिन आरबीजेड उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हाफ के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, और बेस भी छोटा है, और स्काई गोल्ड से जो है कंपैरेटिवली ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा हमें देखने नहीं मिल रही है। इसलिए अगर आप आरबीजेड के केस में देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ी दबी हुई है। लेकिन आरबीजेड के केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया है। अब क्यों दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट आराम से 40% के आसपास का जो है वो गाइड कर कर चल रहा है। इसके साथ साथ ये अपने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो है गोल्ड का वो भी इंक्रीज करने वाले। केपेक्स अगर आप देखोगे तो आरबीजेड कोई प्लान नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट बता रहा है अभी करंटली अगर आप इनकी कैपेसिटी देखोगे तो वो कुछ 1700 kg to 1800 kg के आसपास है। और इन्हें नहीं लगता है कि इन्हें कोई एडिशनल कैपेसिटी लगेगी अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए। स्काई गोल्ड के केस में अगर आप देखोगे तो वो लोग जो है FY27 के अंदर जो है एक और कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्काई गोल्ड को जो है अभी अभी 2 नए क्लाइंट्स मिले, जो कि आपका आदित्य बिरला है और इसके साथ साथ आपका कैरेट लेने, तो वहाँ से स्काई गोल्ड को अच्छा खासा ऑर्डर हमें देखने मिल रहा है।
डिमांड अच्छी है ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर, टेलविंड्स है। तो अगर आप देखोगे तो जब इनके जो आपके क्लाइंट्स है वो बेटर परफॉर्म करेंगे, आरबीजेड और आपका जो स्काई गोल्ड है उनके क्लाइंट्स, तब ये कंपनीज भी जो है ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये टाइटन और मलाबार के साथ जो है अच्छी खासी रिलेशनशिप मेंटेन कर कर चल रही है ये कंपनी। अगर आप तनिष्क देखोगे तो तनिष्क जो है आरबीजेड ज्वेलर्स का क्लाइंट है, बट अगर आप स्काई गोल्ड के केस में देखोगे तो तनिष्क स्काई गोल्ड का क्लाइंट नहीं है अभी तक। हालांकि स्काई गोल्ड जो है अप्रोच कर रहा है तनिष्क को, मीटिंग चल रही है स्काई गोल्ड की भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है स्काई गोल्ड और तनिष्क के बीच में। बाकी सारे प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो सारे प्लेयर्स स्काई गोल्ड के क्लाइंट है। इसके साथ साथ कोई भी बिजनेस के अंदर पॉजिटिव बात कब होती है, जब बिजनेस का आरओई अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आरओई का डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तब बिजनेस के अंदर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें चल रही होती है। तो अगर आप देखोगे तो अभी करंटली आपका आरबीजेड का जो आरओई है वो 14 to 15% के आसपास का है, लेकिन मैनेजमेंट ने इस पे जो है 20 to 25% का गाइडेंस दे दिया लॉन्ग रन के अंदर। आप समझ सकते हो कि यार आपको कभी भी बिजनेस का कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप आराम से समझ सकते हो कि यार आरओई इंक्रीज हो रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ें चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आरबीजेड को आप जाकर चेक कर सकते हो, इसका कॉन कॉल वगैरह पढ़ सकते हो। ये मुझे थोड़ा अंडर वैल्यूड प्लेयर लग रहा है आपका B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर। तो हो सकता है कि यार इस प्लेयर के अंदर भी जो है अच्छी खासी री रेटिंग होने की चांस है। तो ये वीडियो को जो है मैं बस इतना ही रखूँगा। दोनों प्लेयर्स के अंदर जो है हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, पूरा बिजनेस मॉडल वगैरह हर एक चीज़ समझ ली। बाकी अगर आपको इनके पेयर्स को समझना है तो मैंने गोल्ड सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है आपका ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर, और मैंने इनके जो B2B प्लेयर है स्काई गोल्ड और आरबीजेड को भी जो मैं ऑलरेडी एक बार कवर कर चुका हूँ। लेकिन अभी इनका कॉन कॉल हुआ था और फिर एक मार्केट करेक्शन हो चुका है, अभी तो अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी जो है हमें यहाँ देखने मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक वीडियो के अंदर जो है दोनों स्टॉक्स को कवर करना चाहिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।